पहली बात तो ये है कि और हंसी आती है कभी कभी कि इन्होंने भी वो अदा सीख लिए जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने जो अदा सीखी है, झूठ को इस अंदाज में बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। इम्तियाज़ जलील की हकीकत मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। इम्तियाज़ जलील चुनाव इलेक्शन में या सियासत में आने के पहले वो क्या था और आज क्या है। तो सियासत का जो वक्फा था 2014 से 24, 10 साल के वक्फे में इम्तियाज़ जलील ने, अच्छा कॉपी करने में भी बड़ा मास्टर है इम्तियाज़ जलील जो है, वो कॉपी भी बहुत अच्छी करता है। मैंने तो खैर वो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नचैया नाचना का जो सिस्टम मैंने देखा, नाचने का एक तरीका होता है, जो हाथ का अंदाज और स्टाइल था थोड़ा सा अजीब लग रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो एक नचैया इंसान था, है मतलब। और रहा सवाल है अबू आसिम आज़मी को बोलने का, उसने तो 100 बार सोचना चाहिए था। वो सुपारी किलर लोगों की एक तो गैंग है जो देश के अंदर सुपारी लेकर ऐसी जगह अपने उम्मीदवार खड़ा करती है जहां माइनॉरिटी के लोग ऑलरेडी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं, फिरका परस्ती से लड़ रहे हैं, ऐसी जगह लड़ रहे हैं और ऐसी जगह पैसे लेके ये तमाम लोग ये अपने लोगों को खड़ा करते हैं। रहा सवाल है इम्तियाज़ जलील को अगर जो तकलीफ है वो मैं समझ सकता हूँ। मसला ये है कि वो मध्य से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो पैराशूट से उतर गए पूर्व में। अब उनको ऐसा इस बात का एहसास नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी का एक नेता, एक समाजवादी पार्टी का कोई उम्मीदवार उनकी वजह से हार गया, वो हार गए उसकी वजह से। तो इम्तियाज़ जलील साहब की दिक्कत ये है कि अगर हमारा कोई नेता हारा होता ना तो वो बहकता नहीं, बेचारे ये बहक गए और बौखला गए हैं और कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी वसूली बंद हो गई। इम्तियाज़ जलील की रिकवरी जो है वो एक बड़े पैमाने पर होती थी और महाराष्ट्र के अंदर वो ऐसी ऐसी जगह से वसूली करते थे जो जब अगर वो एमएलए एमपी रहे हैं तो उसका इतना बड़ा नुकसान उनको हुआ है तो उनका बौखलाना लाजमी बात है यार। वो उनका इस बात को लेकर वो आदमी को नहीं बल्कि लाल टोपी को भी टारगेट किया। एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो इतिहास जानते नहीं है, ये लोग कैसे है, सुपारी किलर लोग हैं। इस लाल टोपी का इतिहास इतना पुराना है। ये ये जो लाल रंग है ना, ये क्रांतिकारियों का है, ये समाजवादियों का लाल रंग है जो सर पे हम पहनते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता का लाल रंग है। इस लाल रंग ने इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लाई थी, आंदोलनकारियों का ये रंग है। उनको कहाँ ये सब समझेंगे, सुपारी किलर लोग हैं, इनको ये सब चीज़ें थोड़ी मालूम है। इसको हर चीज़ को वो धर्म के आईने में लोगों के सामने रखते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को जज्बाती बनाते हैं। जब ये रैलियां निकालते हैं तो सरकार के साथ इनकी सेटिंग होती है। आप देखिए, हमको रैलियों के परमिशन नहीं मिलते हैं और इनको इस तरीके से रोड खाली कर दी जाती है इनके लिए कि आप आइए। पूरे मीडिया को कवरेज देने के लिए मीडिया को इस तरीके से तैयार किया जाता है और आने के बाद उनको अंदर लिया जाता है बॉम्बे के हद में और फिर वापस भेज दिया जाता है और पूरे देश में न्यूज़ चलाई जाती है। तो इम्तियाज़ जलील जो है, आप देखे होंगे कुछ जगह कि पुलिस से बिल्कुल सीधे से सीना लगाकर टकरा के बात कर रहे हैं। वो बार बार रिलीज करते हैं वो लोग ये वीडियो, आपने देखा है ना। तो ये जो है ये मैच फिक्सिंग है इनकी, ये बहुत बड़ा मैच फिक्सर है ये। इसके बातों में ना आए आप लोग। मैं इसका जवाब कैसा देंगे आप? इसका जो उन्होंने गद्दार कहा है इसका जवाब तो, अरे गद्दार, वो खुद एक गद्दार है। आज वो एमआईएम में है, अब एमआईएम में कब तक रहता है वो तो वही जाने। जब तक के सब सेटिंग चलते रहेगी, सुपारी का काम मिलते रहेगा तो रहेगा। नहीं के साथ भी जो तो अभी साहब मांडी लाया था पर्यटन। देखिए, मैं ये तो नहीं बोलता हूँ, ये अफवाह खुद देख रही है। अभी वो भी भारत के बाहर घूम रहे। गद्दार क्यों कहा उन्होंने अफवाह? वही तो, गद्दार क्यों कहा, इसलिए कहा ना कि उनको ये यहाँ से हार गए और उनको लगा कि साला अबू आसिम आज़मी के एक कार्यकर्ता के या एक नेता की वजह से मैं हार गया हूँ। अब वो बौखलाहट है उनकी। एक्चुअली क्या हो गया, उनकी रिकवरी बंद हो गई है। जो पैसा उनको मिलता रहा, जो रिकवरी वो करते रहे, जो करप्शन वो करते रहे, जो दलाली वो करते रहे, ये सारी दलाली बंद हो गई चुनाव हारने की वजह से। तो इसकी वजह से वो उनकी बौखलाहट है और वो बौखलाहट के अंदर ये सब बातें करते हैं और फिर अबू आसिम आज़मी के बारे में वो बात बोल रहे हैं। अरे जो इंसान राजनीति में, सियासत में आने के पहले ही जिसके पास में इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा हो, तो राजनीति करते करते आज आमदार रहते हुए, खासदार थे, जब भी आमदार आ जाए तब भी अपने पास से पैसा लगाते हो। तो ये का भी कुछ कह रहे थे, मन्नत उनके बंगले के साथ। मन्नत का जो बंगला है उनका, ये एक्चुअली ये कॉपी करने में माहिर है, ये एक्टर भी है, डांसर तो
आपने, मैंने आपको बताया ऐसे हाथ हिला हिला के जो डांस करे, एक्टर भी अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस की छाती से छाती लगाकर जो आदमी ऐसी बात कर रहा हो, आप मीडिया के लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, आप जरा किसी पुलिस सीनियर पीआई से, एसीपी से जरा छाती लगाकर आंख में आंख डाल के बात करेंगे क्या? कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल है आपसे। वो कर रहे हैं और उसके बाद कितनी अच्छी सेटिंग है उनकी, बाकायदा वो वीडियो रिलीज करते हैं। वो जब रैली निकालते हैं तो रैली निकालने के लिए उनको जो इस तरीके से परमिशन दी जाती, रोड खाली कर दी जाती, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बाकायदा इनको पूरा प्रोटेक्शन देती है। बीटी में 100% बीटी में। और ये तो बीटी में, तो इसमें कोई ढकी छुकी बात नहीं है। आज इस देश में जो सच बोल रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। आज हमारे एमएलए की विधायकी जो है खत्म कर दी जा रही, काहे के लिए? तो बोले इन्होंने हेट स्पीच दिया। अब मैं आपको अगर उनकी स्पीचेस सुनाऊंगा और ये लोग जो बोलते हैं वो सुनाऊंगा, तो कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए। कार्रवाई इन पर नहीं होती, कार्रवाई उन पर होती है जो बेचारे सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी सेटिंग है बी टीम की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक कभी सुने हो कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील की यहाँ रेड पड़ी है क्या? इनको ईडी सीबीआई इसकी कोई धमकी मिलती है क्या? कोई नोटिस आती है क्या? ये विपक्ष के लोगों को बाकी क्यों आती है, इनको क्यों नहीं आती? जरा इनसे पूछो तो। इसलिए कि ये ऑलरेडी बीजेपी की बी टीम है, इनको पूरी तरह संरक्षण है। जो चाहे वो बोल सकते हैं, जब चाहे रैली निकाल सकते हैं, जब चाहे पुलिस के सीने से सीना मिलाकर ऐसा दर्शाते कि वो टक्कर ले रहे हैं। मन्नत के बारे में बता रहे थे आप। तो मन्नत जो है, मन्नत की जहां तक मैं बात कर रही हूँ, ये कॉपी है। वो आजकल शाहरुख खान का एक बंगला है मन्नत, तो इनको भी जो है उसी बंगले के तर्ज पर एक मन्नत जो है अपने आप को सेलिब्रिटी समझकर वो फ्लैश कर रहे थे। जब ये चुनाव हारे तो मैंने तो ये भी देखा कि जिस तरीके से अपने गैलरी में खड़े होकर अवाम से हाथ दिखा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई सेलिब्रिटी है। ये घमंड और गुरूर जो है ना उनका, शाहरुख खान माना जाता है। हाँ, ये घमंड और गुरूर जो है अवाम में यहाँ की कैसा नीचे लाके छोड़ी है, आगे और भी नीचे लाएगी। वो रिक्शा वालों का, पांडव वालों का क्या, जिसमें इम्तियाज जलील ने उनको पैसे दे, मैं तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मैं जानना चाहता हूँ, बेचारा वो ऑटो वाला जिसने पैसे, ऑटो बेचकर पैसे लगाया, और इन्होंने ही कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात इम्तियाज जलील ने खुद कहा कि भाई ऑटो वाला जिसने पैसे ऑटो बेचकर मेरे चुनाव में पैसे लगाया, तो जरा बेचारा इनका मन्नत बन रहा, तो उनकी छोटी सी जन्नत बनाए क्या इन्होंने? वंचित ने भी पूरी तरह से साथ दिया था। नहीं, तो ये तो एहसान फरामोश लोग हैं भाई, ये तो बहुत हमेशा से एहसान लोगों का भूलते हैं। अवाम का एहसान भूल जा रहे, ऑटो वाले का एहसान भूल जा रहे, रिक्शे वालों का एहसान भूल जा रहे। अपने मन्नत को दिखाने की इनको बड़ी बेताबी थी, मन्नत को फ्लैश करना चाहते हैं। एमआईएम की घर वापसी, एमआईएम की और घर वापसी होने वाली है बहुत जल्दी, आप देखिए सही। बेइज्जती का बदला कैसा लेगा? देखिए, अबू आसिम आदमी साहब के खिदमात को नज़रअंदाज कोई भी नहीं कर सकता। और ये अभी इनको जुमा 8 दिन हुआ है जब ये पत्रकारिता करते थे, जब अबू आसिम आदमी साहब इस्टेब्लिश लीडर थे, और ये जो है जिन्होंने, इनके अभी दूध के दांत भी नहीं निकले थे, उस वक्त से अबू आसिम आदमी साहब का सेटअप है ये सब। और अबू आसिम आदमी साहब की खिदमात को महाराष्ट्र ही नहीं, हिंदुस्तान में भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्या वो गोरखा आंदोलन भी चंदा वसूली था? इम्तियाज जलील का जो आंदोलन था वो गोरखा, वो भी चंदा वसूली? 100% जिस जगह से उनको पैसे मिल सकते हैं वो ये काम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के एमआईएम के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता परेशान हैं इनसे, लेकिन कैसा है कि ऊपर से कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग हर शहर के लोग हमको बताते हैं कि जब इनकी शिकायत की जाती है तो वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि कैसा है, चोर मौसेरे भाई है, इनका जो रिकवरी का मामला था वो लोग जानते हैं, उन तक पहुँचती है। सर, आखिरी सवाल, अभी 2 दिन पर बकरी ईद है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई में अबू आसिम आदमी साहब ने मुख्यमंत्री के साथ जो मीटिंग की, उस मीटिंग के अंदर जिस तरीके से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ 1 हफ्ता पहले एक सर्कुलर निकाला था कि जो जितने भी महाराष्ट्र की गौशालाएं हैं वहाँ से 1 हफ्ते तक कोई भी खरीदी बिक्री नहीं करेंगे, कोई भी जानवर नहीं बेचेंगे। जो प्रतिबंधित जानवर है वो तो जाते ही नहीं है, लेकिन जो दूसरे भी जानवर है वो हम उसकी कोई खरीदी बिक्री मार्केट में नहीं करेंगे। लेकिन अबू आसिम आदमी साहब की मुख्यमंत्री से जब मीटिंग हुई, उसके बाद कल वो लोगों ने परसों उस सर्कुलर को वापस लिया। तो ये एक बड़ी बात है। अबू आसिम आदमी साहब ने इस जो लड़ाई जो शुरू हुई थी, उन्होंने जद्दोजहद कर रहे हैं उसके लिए। बड़े जानवर कहीं ना कहीं पकड़े जा रहे हैं, उससे कैसे?
मैं अवाम से इतना ही कहूँगा कि प्रतिबंधित जानवर जो है उसकी कुर्बानी से हम परहेज़ करें, उसकी कुर्बानी ना करें। और हम लोग जो है जहाँ पर भी हमारी टीमें हैं, हमारे लोग हैं, हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप किसी को गैर कानूनी तरीके से कोई पकड़ रहे तो आप लोग जाइए, उनके लिए मदद करिए उनकी। आप पुलिस से बात करिए, आप लोगों से बात करिए, आप हम लोगों से बात करिए, कहीं पर भी ये लोगों की मदद करें। और अवाम से ये कहूँगा कि भाई प्रतिबंधित जानवर जितने हैं उनसे उनका कुर्बानी ना करें और कुर्बानी को उसकी नुमाइश ना करें। आखिरी सवाल सर, औरंगाबाद शहर का जो शहर अध्यक्ष नियुक्त है राहुल भाई, राजू भाई, ये दोनों की चर्चा है शहर में, दोनों में से किसको मिलेगा सर? नहीं, अभी पार्टी की कोर कमेटी तय करेंगी किसको हमको अध्यक्ष बनाना है, किसको नहीं। क्यों देश में है भाई, ठीक है। आप क्या कहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस जो तो पत्रकार परिषद आयोजित की उन्होंने, पत्रकारों के सवालों के ऊपर जवाब नहीं मिला। महानगर पालिका मुंबई के लिए उन्होंने दावा किया है ज्यादा से ज्यादा सीटा लाने की उनकी कोशिश है, मगर एकनाथ शिंदे भी जो तो अभी उनके युति के अंदर है, कैसे देखिए इसको आप? सबसे पहली बात जो आपने बोले कि भाई उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिए या दे नहीं पाए, ये तो उनकी परंपरा है। देश के प्रधानमंत्री कहाँ जवाब देते हैं, वो लोग जवाब नहीं देते। और रहा सवाल है मुंबई के महानगर पालिका के अंदर जो चुनाव के वक्त वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं, कब्जा वो एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो या तो किसी पार्टी को तोड़ के करेंगे, नेताओं को तोड़ के करेंगे और उन लोगों को तोड़ के करने की कोशिश करेंगे जो बिकाऊ माल है। लेकिन बम्बई की जनता बहुत जागरूक है और बम्बई की जनता जानती है कि किस पार्टी ने उनके लिए क्या किया है। और मुझे मालूम है कि ये जो बीजेपी का ख्वाब है ना, ये ख्वाब ही रह जाएगा। मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता नहीं आने वाली। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी आपकी युति के अंदर है, क्या तैयारी चल रही है अपनी महानगर पालिका, इससे पहले आपके पास थी, तो अभी क्या लगता है आपको महानगर पालिका वापस आपके पास है? नहीं, पूरी उम्मीद है हमको और उसकी रणनीति तैयार हो रही है। उसके लिए सब लोग जो है महायुति के सारे नेता बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कोई इस बार जो है हम जानते हैं और वो बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो इस बार जो है पूरी तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को जवाब दिया जाएगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने की कुछ संभावना है, और आबो साहब की क्या भूमिका रहेगी अगर एक साथ आते तो? देखिए, अवाम के हित के लिए, मुंबई की जनता के लिए अगर कोई अच्छा काम होता है और अच्छी आइडियोलॉजी तैयार होती है और अच्छे मुद्दों पर बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे नेता भी पीछे नहीं हटेंगे और हमारे नेता हमेशा जो है जनता के लिए हटने की बात हो तो हम उसके लिए वो हमेशा तैयार है। देखिए, एक तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से हम लोग मानते हैं कि देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है और इसको भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एमआईएम के जरिए मुस्लिम लीडरशिप को किया जाए ताकि मुस्लिम कम्युनिटी देश से एक अलग थलग पड़ जाए। तो इस देश के अंदर किसी भी जात बिरादरी के नाम पर पार्टियां नहीं बननी चाहिए। देश सेक्युलर है, सभी का है, हर समाज का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभी समाज के लोगों के साथ देश आगे बढ़ना चाहिए। महानगर पालिका के अंदर सबसे पहले हम लोग अपना संगठन मजबूत करेंगे और हम अपने पूरे नेताओं को निर्देश देंगे कि आप जनता के बीच में जाओ, जनता के इश्यू के साथ जुड़ो, जनता के सुख दुख में काम आओ, उसके बाद इलेक्शन लड़ने के बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। औरंगाबाद शहर जो तो जगह आपकी खाली है, सवा 5 भी नहीं हुए। आज कुछ फाइनल होने वाला है? हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, हम उस कोर कमेटी की मीटिंग में तय करेंगे संगठन मजबूत कैसे किया जाए, पार्टी को कैसे और आगे बढ़ाया जाए।